हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारी मैं पढ़ा। दोस्तों, हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक्स पर जिसका नाम है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह के सारे फीचर्स को एक एक करके देखेंगे। विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करना होता है। क्यों? इन विराम चिन्हों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे इसका भावार्थ, किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का भावार्थ पता चलता है, जिससे हम इन विराम चिन्हों के प्रयोग करके जान पाते हैं। अगर ये विराम चिन्ह ना होते तो हम उसके मूल भावार्थ को नहीं समझ पाते। इसलिए इन विराम चिन्हों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। आइए हिंदी व्याकरण में कितने विराम चिन्ह होते हैं एक एक करके इनको देखेंगे। वैसे 14 से 15 विराम चिन्हों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, जबकि मूलतः अगर बात किया जाए तो गुरु कांता प्रसाद द्वारा इसके कुल 20 चिन्हों को गिनाया गया है। कितना? 20 चिन्हों को गिनाया गया है। और विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे विराम का अर्थ ही होता है ठहराव। क्या? ठहराव। यानी जब हम रुकते हैं या विश्राम या ठहराव, विश्राम या रुकना। क्या? रुकना। तो रुकना यानी जब हम वाक्य का प्रयोग करते समय अगर उसमें कहीं ठहराव लेते हैं या थोड़ा सा रुक जाते हैं तो उससे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब एक एक करके विराम चिन्ह को देखेंगे और उसके उदाहरण सहित और बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 20 विराम चिन्ह जो कांता प्रसाद द्वारा दिए गए थे उसके विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 20 विराम चिन्ह हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का सिंबल चिन्ह हम देखेंगे तो एक पाई इस तरह से खड़ी खींची जाती है। फिर अल्प विराम में हमें एक कॉमा लगाया जाता है और उसके ऊपर एक पॉइंट लगा दिया जाता है, एक बिंदु लगा दिया जाता है, तो ये अल्प विराम बन जाता, अर्ध विराम बन जाता है। फिर अल्प विराम की बात करें तो एक कॉमा से ही हम अल्प विराम ले लेते हैं। अल्प विराम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसी वाक्य के अर्थ को पूर्णतः बदलने की क्षमता रखता है। इसके बाद उप विराम की बात करें तो उप विराम में हम 2 पॉइंट्स ऐसे लगा देते हैं। जैसे हमें दुख लिखना हुआ तो उसमें हम इसी उप विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। अब प्रश्न चिन्ह की बात करें, नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का सिंबल इस तरह से होता है। विस्मयादि चिन्ह यानी जब कहीं विस्मय की कोई बात होती है या संशय दिखाई जाती है तो वहां विस्मय चिन्ह लगाते हैं। आधी पाई खींचने के बाद उसके नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं तो इससे हो जाता है क्या? विस्मय चिन्ह। निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह हम कहते हैं जब हम किसी वाक्य में किसी को निर्देशित करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, संयोजन का काम करते हैं, तो वहां संयोजक चिन्ह लगते हैं। और संयोजक चिन्ह क्या होती है? एक बड़ी पाई इस तरह से खींच दी जाती है। फिर कोष्टक की बात करें तो कोष्टक हमें 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। इन 3 तरह के कोष्टकों का हम प्रयोग करते हैं। कोष्टक मुख्यतः गणित में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हिंदी में कभी कभी हम कुछ उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, उसके भावार्थ को सटीकता देने के लिए हम कोष्टक में कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं लिखकर। तो इसलिए कोष्टक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं हिंदी में। एक छोटा सा कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, इस तरह से 3 कोष्टक होते हैं। अवतरण चिन्ह होता है। अवतरण चिन्ह इसे इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। यानी ऊपर हम कोई बात हमें अलग से ना लिखनी पड़े और उस बात की पूरी भूमिका होती है उस वाक्य में, उस वाक्यांश में और उस पैरा में, तो वहां हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में उसे दिखा देते हैं, जिससे वो बात स्पष्ट हो जाती है कि महत्वपूर्ण बात कौन सी है यहाँ। फिर विवरण चिन्ह हम लिखते हैं और विवरण चिन्ह का अर्थ होता है जब हम किसी हेडिंग से या किसी मूल शब्द का भावार्थ, अर्थ या उसकी व्याख्या लिखते हैं तो उसकी व्याख्या लिखते समय हम
इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसके आगे उसकी व्याख्या, उसके विवरण, उसके विषय में हम बताते हैं। फिर नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक शब्द। पुनरुक्ति सूचक शब्द में क्या है, अभी हमने अवतरण चिन्ह में सिंगल इन्वर्टेड कामा को पढ़ा था, इसी तरह से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में हम डबल इन्वर्टेड कामा में पढ़ेंगे। जैसे डबल इन्वर्टेड कामा क्यों प्रयोग किए जाते हैं, जब हम किसी का कोटेशन लिखते हैं, मान लीजिए किसी ने कोई परिभाषा दी हुई है और वो परिभाषा बहुत चर्चित है या नहीं है, तो उस उनकी परिभाषा को हम कोट करने के लिए इस पुनरुक्ति सूचक डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हिंदी में करते हैं। फिर इसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, लाघव का अर्थ होता है लघु यानी छोटा। जब हमें कोई शब्द हिंदी में इसका प्रयोग क्यों आवश्यक है, जब हम कोई शब्द लिखते हैं और शब्द में कोई अक्षर को आधा दिखाना होता है यानी लघु रूप में दिखाना होता है, तो इस तरह से हम इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। लोप चिन्ह में क्या होते हैं कि मान लीजिए हमने कोई लाइन लिखी, कोई पद लिखा और पद में हमने दो चार चीजें लिखी और वही पद यदि बार बार रिपीट होता है तो हम उसके कुछ अक्षर, कुछ शब्दों को लिख लेंगे और शब्दों को लिखने के बाद ये लोप चिन्ह लगा देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि आगे भी इस वाक्य में कुछ और चीजें जुड़ी हुई है। फिर बात करते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह में। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जैसे लाघव चिन्ह में हमने लघु की बात की, छोटे अक्षर की बात की, फिर इसी तरह से दीर्घ उच्चारण चिन्ह में क्या होगा, वह अक्षर दीर्घ होगा यानी उसमें मात्राएं बढ़ जाएंगी। यहाँ हम सिंगल मात्रा को लेंगे, जबकि यहाँ पर हमारे दीर्घ चिन्ह जहां लगे होंगे वहां पर हमें डबल मात्राएं मिल जाएंगी, दूनी मात्राएं मिलेंगी। तो इस तरह से भी इसका प्रयोग करते हैं, खासकर इसे दोहा चौपाई छंद में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद पाद चिन्ह की बात करते हैं, तो पाद बिंदु चिन्ह में क्या होगा, एक डैश की तरह होगा और उसके ऊपर जिस तरह से हम मैथ में भाग के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी तरह से हिंदी में पाद चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पाद चिन्ह और पाद बिंदु चिन्ह में बस थोड़ा सा अंतर है, ये पाद चिन्ह नीचे खींचेगा, बाकी ऊपर सेंटेंस लिखे जाएंगे, और यह चिन्ह इसके ऊपर नीचे अगर दो बिंदु लगा दिया जाएगा तो ये पाद बिंदु चिन्ह हो जाएगा। फिर इसके बाद हंस पद चिन्ह की बात करते हैं। हंस पद चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह, मान लीजिए हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, क्या मान लीजिए कि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं या कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक सारांश लिख रहे हैं और उस सारांश में हमसे कोई गलती हो जाए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो छूट जाएं, तो उस शब्द को हम उसमें एडजस्ट तो कर नहीं पाते, तो उसकी जगह पर एक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे और उसके ऊपर छूटे हुए सभी शब्दों को लिख देंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि त्रुटि पूरक चिन्ह लगा हुआ है या विस्मरण पुनः याद हो गया है और हमने उसे संशोधित करके वहां पुनः वो बात, वह शब्द लिख दिया है। टीका सूचक चिन्ह में क्या होगा, टीका का अर्थ होता है, मान लीजिए हम कोई दोहा पढ़ रहे हैं या कोई कविता पढ़ रहे हैं और कोई ऐसी मुख्य लाइन है जिसे बार बार रिपीट करना उस दोहा में या उस कविता में जरूरी हो रहा है, तो वहां पर टीका चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ है पुनः एक ही लाइन का दोबारा प्रयोग होना। समाप्ति सूचक यानी जब हमारा पूरा अध्याय या पैराग्राफ समाप्त हो जाता है तो उसके लास्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं कि अब इसके बाद कोई और पैराग्राफ या कोई और वाक्य नहीं है। फिर इसी तरह से हम तुल्यता सूचक की बात करते हैं। तुल्यता सूचक में क्या करेंगे, एक दूसरे की तुलना, बराबर जैसे होता है बराबर सिंबल, उसी तरह से हम तुल्यता करते हैं, एक दूसरे से तुलना करने के लिए बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अब ये तो रहे सारे 20 जो विराम चिन्ह कांता गुरु कांता प्रसाद द्वारा जो दिए गए थे। इन्हीं विराम चिन्हों में कुछ जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनको उदाहरण से एक एक करके देख भी लेंगे, जिससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यह अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या है,
अल्प विराम चिन्ह में हमने कहा कि एक कॉमा लगा देंगे, और अल्प विराम चिन्ह में हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, यानी जहां हम थोड़ी देर रुकेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर रुकेंगे, तो वहां होगा अल्प विराम। अल्प का अर्थ ही होता है बिल्कुल कम। तो जैसे हमें लिखना हुआ, मान लीजिए अलग अलग शब्द लिखना हुआ और हम और तथा एवं लगाने से बचना चाहें, तो उसे कॉमा करके हम लिख देंगे। अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नदी कॉमा पहाड़ कॉमा नदी कॉमा पहाड़ कॉमा खेत कॉमा हवा। इसके बाद हम और का प्रयोग कर लेंगे, और जमीन। तो इस तरह से हमने क्या किया, विराम अल्प जो विराम था, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग इस तरह से हमने करके बहुत सारे शब्दों को जोड़ दिया। इसी तरह से अल्प विराम का प्रयोग करने से इसका भावार्थ भी बदल जाता है। जैसे मान लो हमने एक कोटेशन लिखा, रोको मत जाने दो। अब फिर इसी शब्द को दोबारा इसी वाक्य को लिखा हमने, रोको मत जाने दो। देखिए कॉमा में अंतर अभी कहां होगा, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, यानी दोनों शब्द का जो भावार्थ है इस वाक्य में दोनों का अर्थ बदल रहा है। एक में तो कह रहा है रोको, क्या करो, कोई व्यक्ति है भाग रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, उस व्यक्ति को जाने मत दो। और दूसरे में कह रहा है कि रोको मत, यानी दूसरे में इसका अर्थ बदल रहा है। दूसरे में कह रहा है रोको मत, यानी उसको मत रोको, जाने दो, उस व्यक्ति को जाने दो, रोको मत। तो इस तरह से बात स्पष्ट हुई कि इस विराम चिन्ह का इस अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूरा अर्थ क्या हुआ, बदल गया। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अल्प विराम के बाद अर्ध विराम में देखेंगे। अर्ध विराम में क्या होगा, कॉमा के ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या होगा, यहां पर हम विराम चिन्ह जिस तरह से लेते हैं तो वहां पर ज्यादा समय देते हैं, उसके आधे समय यदि हम देते हैं, रुकने का प्रयास करते हैं उसके आधे समय, तो वहां हम कहेंगे अर्ध विराम। और अर्ध विराम में क्या होगा, देखिए अल्प विराम की अपेक्षा, हमने अल्प विराम में बिल्कुल कम कहा था, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक समय लगेगा और पूर्ण विराम से कम समय लगेगा, तो वहां होगा अर्ध विराम। जैसे क्या है इसका, मान लीजिए सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। हम लिखें अगर कोई वाक्य तो हम कहेंगे सूर्यास्त हो गया, कॉमा लगाएंगे यहां पूर्ण अर्ध विराम का, और फिर लिखेंगे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का अर्थ लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अब वाक्य पूरा हो गया, यानी सूर्यास्त हो गया, जो लालिमा थी, जो प्रकाश था, अब वो क्या हो गया, अंधेरे में बदल गया। तो इससे अल्प विराम यहां हो रहा है, अर्ध विराम हो रहा है वाक्य में। इसके बाद हम लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, इसके बाद हम यहाँ पूर्ण विराम लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि सूर्यास्त हो गया, आधे वाक्य को हमने अर्ध विराम के रूप में प्रयोग कर लिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे उपविराम। क्या है उपविराम, उपविराम में दो बिंदु लगेंगे। दो बिंदु कैसे लगेंगे, मान लीजिए हमें कोई ऐसा शब्द है जिसके विषय में हमें बहुत गहराई से उसके भावार्थ को बताना है, तो मान लीजिए हम उदाहरण लें इसके, तो हम कह सकते हैं प्रदूषण। क्या, प्रदूषण, और यहां लगा देंगे कौन सा, उपविराम चिन्ह, और आगे लिखेंगे एक, क्या है, प्रदूषण एक अभिशाप है। हम लिख देंगे प्रदूषण एक अभिशाप है। तो प्रदूषण के विषय में हमने बताया कि एक अभिशाप है, तो हम यहाँ उपविराम लगा लिए, यानी उसके जो ये शब्द है प्रदूषण, इसके विषय में हम क्या कह रहे हैं कि यह एक अभिशाप है। तो यहाँ इस तरह से भी हम इसका प्रयोग कर लेंगे। अभिशाप के बाद जानिए आप
इसके बाद जब हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा तो उसके आगे हम हमेशा जिस वाक्य को हम पूर्ण कर लेंगे उसके आगे पूर्ण विराम लगाएंगे। तो पूर्ण विराम चिन्ह भी हमने देख लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, उप विराम के बाद हम देखेंगे, पूर्ण विराम देख लिया हमने, फिर हम देखेंगे प्रश्न चिन्ह। क्या? प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह क्या होगा? ऐसा वाक्य जिसमें किसी से प्रश्न किया जाए, कुछ प्रश्न किया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां कहे जाएंगे। जैसे वह क्या लिख रहा है, वह, मान लीजिए उदाहरण, वह क्या लिख रहा है, लिख रहा है, तो यहां लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी क्या, कब, कौन, कैसे, किसने, किसको, किससे, ये शब्द जब प्रयोग हो वाक्य में तो उसके आगे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे यहां वह क्या लिख रहा है, यह क्या कर रहा है, क्या शब्द जुड़ रहा है, इसलिए इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा रहा है। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, अब किसने शब्द जुड़ा तो इससे पता चला कि इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या होगा? थोड़ा सा विस्मय किया जाएगा। शब्द अव्यय पद होते हैं, इसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है और इन अव्यय शब्दों में थोड़ा सा विस्मय, संशय की स्थिति बनी रहती है, पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है तो विस्मय बना रहा। जैसे हाय, हाय, आय, आह, छी, अरे शब्दों के बाद इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, हाय वह मर गया। जैसे देखें हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? हाय वह मर गया, हाय वह मर गया। यानी किसी के विषय में विस्मय, हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्या, इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह कितना सुहावना मौसम है, कह दें हम आह कितना सुहावना मौसम है। इसी तरह से करें, अरे भाग जा। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते रहते हैं। फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्हों का काम क्या होता है? दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दोनों शब्द एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। निर्देशक चिन्हों के उदाहरण देखते हैं। विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक जितने भी होते हैं ये सब, या इसके पश्चात मान लीजिए कोई कथा कथानक है तो वहां भी ये सारे सब चिन्ह जो हैं संयोजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं जोड़ने का काम। जैसे देखें, क्या निर्देशक चिन्ह में हम देखें, अध्यापक तुम जा सकते हो, हम कहें अध्यापक, इसके बाद संयोजक चिन्ह लगाएंगे तुम जा सकते हो। अब अध्यापक को जोड़ा जा रहा है, संयोजक किया जा रहा है किससे? जा सकते हो। कुछ लोग हैं कह रहे हैं अध्यापक तुम जा सकते हो। तो इस तरह से संयोजक चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कोष्टक। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? मान लीजिए विश्वामित्र, ठहर जा। अब कोई व्यक्ति है, किसी ने कहा विश्वामित्र, भावार्थ छुपा हुआ है, भावार्थ लिखेंगे यहां। विश्वामित्र ने कहा क्या? ठहर जा, ठहर जा। वो कांपते हुए कह रहे हैं, क्या? कांपते हुए, गुस्से में लाल होकर कह रहे हैं इस बात को कि विश्वामित्र ने कहा ठहर जा। किसी को कहा उन्होंने ठहर जा, कांपते हुए क्रोध से कह रहे हैं कि ठहर जा। तो इस तरह से उसके भावार्थ को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे धर्मराज, धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक हैं। धर्मराज कौन? धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को। तो हम धर्मराज के जो शाब्दिक अर्थ है यानी युधिष्ठिर, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो वहां कोष्टक में हम जब लिख देंगे तो उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। फिर इसी तरह से हम
अवतरण चिन्ह क्या होगा? अवतरण चिन्हों के भी उदाहरण देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा कहेंगे इसे, अवतरण चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा कहेंगे। ये दो तरह के हैं अवतरण चिन्ह, एक पुनरुक्ति चिन्ह है और अवतरण चिन्ह। दोनों लगभग एक है, लेकिन अवतरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बताया जाता है, जबकि पुनरुक्ति को डबल इन्वर्टेड कॉमा में बताया जाता है। जैसे हम मान लीजिए महाकवि तुलसीदास जी की एक चौपाई है और उसे लिखा जाए, पराधीन सपने सुख नाही। क्या? मान लीजिए ये कोटेशन हमें लिखना हो, पराधीन, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा क्या? पराधीन सपने सुख नाही। इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे तो हम कह देंगे पराधीन सपने सुख नाही। तो इससे बात स्पष्ट चलेगी कि हम इतने ही शब्दों के विषय में जो एक ये बात है, एक जो पद है, एक चौपाई है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे और उसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह से भारतेंद्र जी ने कहा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। तो जब किसी का कोई कोटेशन होता है, हमने कहा कि कोई परिभाषा हो या कुछ महत्वपूर्ण बात किसी ने कही हो, तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं योजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को हमने देखा था, निदेशक या संयोजक चिन्ह को हमने देखा था। क्या हुआ था? एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मन तन धन या ऐसे शब्द आएंगे तो इनको हमने देख ही लिया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग क्या करेंगे? मान लीजिए हमें लिखना हुआ क्या, अब हमने लिखा पहाड़ और किसी ने कहा कि इसकी क्या करिए? व्याख्या करिए। क्या करिए? व्याख्या करिए। तो विवरण लिखना है, हमने लिखा पहाड़ और पहाड़ को इस तरह से हम आगे 2 पॉइंट लगा के एक डैश लगा देंगे और इसके बारे में विस्तार से लिख देंगे। तो इस तरह से हम उसके विवरण लिख देंगे। फिर आगे पुनरुक्ति हो गया। लाघव शब्द की बात करें, लाघव चिन्ह की बात करें तो लाघव चिन्ह का भी प्रयोग हम करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? छोटे से किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए हम लाघव शब्द का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें किसी शब्द का आधा करना हो, जैसे हम लिखें इंजीनियर, हम मान लीजिए लिखें उत्तर प्रदेश। क्या लिखें? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इसी को हम थोड़ा सा में लिखना चाहें तो हम ऊ लिख के, पूरा लिख के और लाघव शब्द का प्रयोग करके पूरा उत्तर प्रदेश लिख देंगे। इसी तरह से इंजीनियर लिखना हो तो इंजीनियर में हम इजी लिख के जीरो आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके इंजीनियर कर लेंगे। तो लाघव का अर्थ होता है छोटा। किसी भी शब्द को जब छोटा लिखना हो तो लाघव शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे लोप चिन्ह। लोप चिन्हों का भी, पद लोप चिन्हों का प्रयोग हम करेंगे। मान लीजिए राम ने मोहन को गाली दी। अब राम ने मोहन को गाली दी, श्याम ने मोहन को गाली दी, किसने दी ये तो आप ही समझें। राम ने मोहन को गाली दी, इसकी आगे ऐसे डैश डैश हम लगा देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आगे भी इसकी कुछ और कहानी है, कुछ बातें और आगे छूटी हुई हैं जो आगे चर्चा में होंगी। तो जब कोई बात पूरी तरह से स्पष्ट ना लिख जाए और उसके आधे भाग को लिख दें, बाकी चीजों को हम छोड़ दें, तो वहां हम चिन्ह प्रयोग करते हैं, लोप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 14 जो है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होगा? मान लीजिए हमें कोई शब्द है और वहां पर हमें दीर्घ चिन्ह का प्रयोग करना है, तो दीर्घ उच्चारण चिन्हों का अक्सर प्रयोग जो होता है वो होता है किसमें? दीर्घ उच्चारण चिन्हों का प्रयोग अक्सर श्री रामचरितमानस, दोहा, चौपाई, छंदों में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरह से पाद बिंदु चिन्ह में भी हम प्रयोग करते हैं। पाद चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, मान लीजिए हमें कोई शब्द लिखना हो, जैसे उदाहरण लेते हैं
राम और बीच में ऐसे पाद चिन्ह लगा दिए और इस पे श्याम। तो ऐसे हम पाद चिन्हों का प्रयोग नीचे करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हंस पद चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्हों का प्रयोग विस्मरण चिन्ह कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा मैं पिताजी के साथ, मान लीजिए हमने लिखा यहां मैं पिता जी के साथ। अब यहां कुछ शब्द छूटे हुए आगे लिख दें गया। अब कहां गया, मान लीजिए हम कहां गए थे। अब इस शब्द को जोड़ना होगा तो हम पहले चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे कहां गए थे, बाजार गए थे। मैं पिताजी के साथ बाजार गया। ठीक, तो ये शब्द यहां हमने छोड़ा था और पुनः हमें याद आया तो हमने एक चिन्ह लगाया और इस तरह से उसे जोड़ दिया। फिर टीका का प्रयोग हम करते हैं। हमने बताया कि कोई भी गीत संगीत या कोई चौपाई है जिसकी बार बार कोई भी पंक्ति बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति को लिखने से बचने के लिए कुछ शब्द उसमें से लिखेंगे और आगे टीका चिन्हों का प्रयोग कर देंगे। तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इसी पंक्ति के विषय में यहाँ बताई जा रही है। फिर समाप्ति सूचक में हमने बताया कि जब कोई सारांश या कोई अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसके बारे में जो चर्चा हो रही थी वो समाप्त हो जाए, तो हम उसे समाप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग करके दर्शा देते हैं। फिर इसी तरह से आगे तुल्यता चिन्ह में क्या, तुल्यता सूचक में क्या होगा, एक दूसरे से तुल्य यानी तुलना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक दूसरे से तुलना किया जाएगा। तुलना कैसे करेंगे? जैसे राम श्याम, राम श्याम देवों में श्रेष्ठ हैं। तो यहां राम और श्याम से दोनों से एक दूसरे से तुलना की जाएगी कि कौन श्रेष्ठ है। इस तरह से एक दूसरे के तुलनात्मक चिन्हों का प्रयोग करके भी हम तुलना कर सकते हैं। आज का सेशन बस यही समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।